तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। एंड आज की इस क्लास में हम इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही फेमस और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है सेज लॉ। यस, आप चाहे ग्रेजुएशन में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके सिलेबस में सेज लॉ है तो आज आप इस वीडियो से ये लॉ पूरा अच्छे से कंप्लीट करके जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे इस लॉ का मीनिंग क्या है, इसके एजम्पशन क्या है, इसके क्रिटिसिज्म क्या है, एज वेल एज इसकी इंप्लीकेशन क्या है। तो समय को वेस्ट नहीं करते एंड शुरू करते हैं सेज लॉ के बारे में। तो जरा समझना बच्चों, आपको पता है इकोनॉमिक्स दो तरह की होती है। एक होती है क्लासिकल इकोनॉमिक्स, पुराने जमाने वाली, और एक होती है केन्सियन इकोनॉमिक्स, नए जमाने वाली। जो आपका सेज लॉ है ना, ये पुराने जमाने वाली इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ठीक है, लिखा हुआ भी है कि ये एक क्लासिकल इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इस सेज लॉ को देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये जो महाशय है, जिनका नाम क्या है, जेबी से या फिर जीन बैप्टिस्ट से, इन्होंने इस लॉ को दिया है। ये एक फ्रेंच के इकोनॉमिस्ट है। ठीक है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स का यह एक बहुत ही फंडामेंटल लॉ है, मतलब बहुत ही मेन प्रिंसिपल है क्लासिकल इकोनॉमिक्स का। वहां पे बहुत सारे प्रिंसिपल, बहुत सारे थ्योरीज है, लेकिन सेज लॉ उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो लॉ है वो भी आपको मैं ही पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, सबकी वीडियोस आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो हमारा सेज लॉ है ना, इस सेज लॉ को 19th सेंचुरी की शुरुआत में, लगभग 1803 में इन महाशय ने दिया था अपनी एक किताब में, और उस किताब का नाम है अ ट्रीटीज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी। अब ये सेज लॉ कहता क्या है? तो ये लाइन लिखी है, बस इतना ही कहता है, और इसी लाइन के ऊपर आज पूरी क्लास चलेगी। ये सेज लॉ कहता है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। मतलब कि आप सप्लाई करो, वस्तु की डिमांड अपने आप होगी। कि आपका काम केवल गुड्स एंड सर्विस बनाना है, आप केवल प्रोडक्शन करो, आपका सामान, आपकी वस्तु ऑटोमेटिकली अपने आप सेल हो जाएगी, लोग अपने आप आकर डिमांड करेंगे। समझ में आ गया? तो सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। भैया समझ में नहीं आया कि आप कहना क्या चाह रहे हो कि बस प्रोडक्शन करना है? अरे याद है, हमने सुना होगा कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। ये वैसा ही है कि आपको बस कर्म करना है, सप्लाई करनी है, आपको फल अपने आप मिल जाएगा, डिमांड अपने आप हो जाएगी, लोग आपसे आके सामान अपने आप परचेस कर लेंगे। बट भैया हाउ, कैसे, ये बताओ। तो आइए इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। ये लिखा हुआ है, इसको मैं भी पढ़वाऊंगा। पहले एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, एक बेसिक सा एग्जांपल है कि मान लीजिए ये एक मैजिशियन है। ठीक है, इस मैजिशियन का कुछ नाम रखते हैं, तो मान लो रमेश जादूगर। तो रमेश नाम का एक मैजिशियन है, ये मैजिक दिखाता है, और लोगों ने जो है इसको फिर पैसे दिए, और इसके पास जो है पैसे आ गए। अब इसने किया क्या है, इसने मैजिक दिखाया है। मैजिक दिखाने का मतलब है इसने सर्विस क्रिएट करी है, इसने सर्विस की सप्लाई की है। तो उसने सर्विस क्रिएट करी, इसने सर्विस की सप्लाई करी, इट मीन सप्लाई देश में क्रिएट हुई। अब इसके पास पैसा आया। अब इस भाई साहब को लगी थी भूख, तो ये कहाँ गया, ये पिज्जा शॉप पे गया, और इसने अपना पैसा इस पिज्जा शॉप के मालिक को दिया और पिज्जा खा लिया। अब पिज्जा शॉप के मालिक के पास क्या आ गया जी, पैसा आ गया। अब पिज्जा शॉप के मालिक को मान लो अपने बाल कटवाने थे, तो पिज्जा शॉप का मालिक कहाँ गया जी, सैलून के पास गया, मतलब सैलून गया, और सैलून जाके इसने अपने बाल कटवाए, और जो पैसा इसको मिला था उसने इसको पे कर दिया बाल कटवाने का। अब जब सैलून वाले के पास पैसा आ गया, तो उसके माइंड में आया कि यार मैं तो जो है बहुत बड़ा फैन हूं किसका, इस रमेश जादूगर का। अब मेरे पास पैसा आ गया है, क्यों ना मैं जाके टिकट परचेज कर लूं। तो ये सैलून वाला कहां पे आया, मैजिक शो आया, और इसने इस जादूगर की टिकट परचेज कर ली, और वापस से पैसा इसके पास आ गया। तो आपने देखा, इसने केवल सप्लाई करी, मैजिक दिखाया, ऑटोमेटिकली वापस से इसकी डिमांड हो गई। तो वही तो बोल रहा है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, कि आप बस सप्लाई करो, डिमांड आपकी अपने आप होगी। भाई कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, लेकिन नालायक को कर्म भी अच्छे करने होते हैं, बुरे कर्म मत करना। ठीक है, हाँ जी। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 1, एक बेसिक सा एग्जाम्पल था कि भाई साहब ने मैजिक दिखाया, सप्लाई करी, ऑटोमेटिकली वापस से इसकी डिमांड हो गई। एग्जाम में ये वाला एग्जाम्पल मत लिख के आना, जादूगर वादूगर वाला। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जो आप एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। ये एक शॉप है, एक, ठीक है, एक फर्म है। इस फर्म में मान लो गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन होता है। अब ये व्यक्ति गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन के लिए इसने अपने पास रखे हैं लेबर, लेबर आते हैं, वस्तु बनाते हैं। इसने जो है जमीन किराए पे लिए, वहां प्रोडक्शन होता है। इसके पास कैपिटल है, मशीन है, जिनके माध्यम से प्रोडक्शन होता है।
और इसके पास एक एंटरप्रेन्योर है जो सारा प्रोडक्शन करवाता है। तो इनको अगर आपको पता हो हम क्या बोलते हैं जी, इनको बोलते हैं इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन के चार फैक्टर। अब ये भाई साहब जो प्रोडक्शन करता है तो उसने क्या किया, जिन लोगों ने लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन लोगों ने मिलकर इसकी शॉप में प्रोडक्शन किया, तो इस भाई साहब ने बदले में क्या दिया, ये एरो जरा ऐसे, इन भाई साहब ने बदले में इन चार को पेमेंट दी। भाई लेबर को दिए वेजेस, जमीन के मालिक को रेंट दिया, कैपिटल के मालिक को इंटरेस्ट दिया एंड एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट दिया। तो इनके पास क्या आ गया, इनके पास आ गया पैसा, क्योंकि ये इस फर्म में काम करते थे। अब इस फर्म ने क्या किया, देखो ना, इस फर्म ने गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन किया, इस फर्म ने सप्लाई करी है, बस इसने क्या करा जी, वस्तु बनाई। वस्तु बनाना का मतलब ही क्या होता है, सप्लाई करना, याद रखना। यहां पे इस चैप्टर में प्रोडक्शन इज इक्वल टू सप्लाई, मैं सप्लाई बोलूं या प्रोडक्शन बोलूं बात एक ही है। तो भाई साहब ने प्रोडक्शन किया, इन सबको उसके काम के बदले पेमेंट मिली। अब इन सब के पास क्या आ गया जी, पैसा आ गया। अब इनको भूख लग रही है तो क्या करेंगे, ये पैसा वापस से शॉप के पास गए और शॉप वाले को पैसा दिया एंड इनसे वस्तु खरीद ली और घर जाके अपना खाना वाना बनाएंगे, दारू शारू पिएंगे, सो जाएंगे। जरा आप कुछ समझे यहाँ पे क्या हुआ, कि इसने केवल गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन किया, ऑटोमेटिकली वापस से इसकी गुड्स एंड सर्विस की डिमांड हो गई। इसने केवल माल बनाया और इन लोगों को काम के बदले पैसे दिए, यही लोग वो पैसा वापस लेके आ गए और इससे सामान परचेज किया, गुड्स एंड सर्विस की डिमांड करी खाना पीना खाने के लिए। दैट इज योर एग्जाम्पल नंबर 2। और ये वाला एग्जाम्पल आप पेपर में लिख के आ सकते हो, बस दारू वारू मत लिख के आना, ठीक है। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे व्यक्ति केवल और केवल वस्तु बना रहा है, सप्लाई कर रहा है, उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली हो रही है। तो इसलिए तो बोला गया है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, कि आप सप्लाई करो, डिमांड आपकी अपने आप होगी। होपफुली समझ में ये आ गया होगा। तो सेज लॉ यही बोलता है कि से लॉ कहता है कि सप्लाई जो है क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, सप्लाई अपने आप डिमांड क्रिएट करेगी, आपको केवल सप्लाई करनी है। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब है पीपल कैन ओनली बाय गुड्स एंड सर्विस, पीपल गुड्स एंड सर्विस तभी खरीद सकते हैं इफ दे फर्स्ट प्रोड्यूस, उसके लिए पहले कुछ प्रोड्यूस करना पड़ेगा, कुछ पैसा कमाना पड़ेगा, तब जाकर आप डिमांड करेंगे। इट मीन्स सबसे पहले सप्लाई करनी पड़ेगी, वस्तु बनानी पड़ेगी, फिर जो लोग वस्तु बनाएंगे उनको उनके काम के बदले क्या मिलेगा जी, इनकम मिलेगा, पैसा मिलेगा। और जब उनको पैसा मिलेगा तो वो मार्केट में जाकर क्या करेंगे जी, वो मार्केट में जाकर डिमांड करेंगे, ठीक है। ये जो मैंने एग्जांपल आपको दिया था उसी एग्जांपल को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, बिकॉज पेपर में तो आपको लिख के आना पड़ेगा ना कि एक फर्म है जो कुछ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करती है, ठीक है, और जो लोग इसके लिए गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करते हैं उसके बदले में ये वेजेस देती है, ये रेंट देती है, इंटरेस्ट देती है एंड प्रॉफिट देती है फर्म, किसको, प्रोडक्शन के फैक्टर को, मतलब जमीन को, लेबर को, कैपिटल को, एंटरप्रेन्योर को, काम के बदले ये सब मिला, ठीक है। दीज इंडिविजुअल देन यूज देयर अर्निंग, अब समझना, ये जो लोग थे जिनको वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट मिला अब ये लोग उस पैसे का यूज करेंगे, उस इनकम का यूज करेंगे ताकि गुड्स एंड सर्विस खरीद सके अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, एंड उसी सेम फर्म के पास जाएंगे जहां पे मान लो ये काम, यही वाला एग्जांपल है, उसी फर्म के पास गए जहां पे मान लो ये काम करते थे, ठीक है। तो ऐसे जाके क्या हुआ कि आपने सप्लाई करी एंड आपकी डिमांड ऑटोमेटिकली हुई, और ये प्रोडक्शन की साइकिल चलती रहती है, ठीक है। कि सबसे पहले क्या करेंगे जी, प्रोडक्शन, क्या बोला, सप्लाई मींस प्रोडक्शन, सबसे पहले प्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद आप इनकम कमाएंगे एंड उसके बाद आप उसको खर्च करेंगे, मतलब आप वस्तु की जो है डिमांड करेंगे, और इस तरीके से स्मूथली हमारी इकोनॉमी चलती रहती है, ठीक है। क्या लिखा लास्ट में कि एवरीथिंग प्रोड्यूस फाइंड्स अ बायर, कि आप कुछ भी प्रोड्यूस करते हो उसका आपको बायर अपने आप मिल ही जाता है, आप कुछ भी सप्लाई करोगे आपको उसका कस्टमर अपने आप आपके पास आ ही जाएगा। दैट इज योर व्हाट, एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेज लॉ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। अब इस लॉ की कुछ एजम्पशन है जो आपको माननी पड़ेगी। सबसे पहला, हम ऐसा मान रहे हैं कि यहाँ पे फ्री मार्केट इकोनॉमी है। फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब यहाँ पे हर एक चीज प्राइवेट सेक्टर देख रहा है, यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन की कोई भी नीड नहीं है। यहाँ पे जो मार्केट है वो अपने आप ही चीजों को ठीक कर लेती है। अगर मार्केट में कुछ ऊपर नीच, ऊंच नीच होती है तो गवर्नमेंट को एंट्री करने की नीड नहीं है, मार्केट अपने आप ही
डिमांड एंड सप्लाई के माध्यम से चीजें करेक्ट कर लेती है। सेकंड एजम्पशन है फ्लेक्सिबिलिटी इन प्राइस एंड वेजेस। यहाँ पे जो वस्तु के प्राइस है एंड जो लेबर के जो वेजेस है वो भी अपने आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं, वो भी अपने आप जो है ठीक हो जाते हैं। नो होर्डिंग ऑफ मनी। यहाँ पे याद रखना मनी की होर्डिंग नहीं होगी, मतलब मनी को सेव किया नहीं जाएगा। यहाँ पे हम ऐसे एज्यूम कर रहे हैं कि आप जितना भी कमाते हो आप सारा का सारा पैसा खर्च कर दोगे, आप कुछ भी पैसों को सेव नहीं करोगे। जो भी आपने कमाया आपको सारा उड़ाना है, कुछ भी सेविंग नहीं करनी। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। और अगर आप हल्का फुल्का सेव भी करते हो, वैसे तो सेविंग करनी नहीं है, बट अगर आप हल्का फुल्का सेव भी करते हो तो हम ऐसा मानते हैं कि जितना भी आपने सेव किया वो सारा का सारा आप क्या कर देंगे, आगे जाके इन्वेस्ट कर देंगे। इट मींस सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। आपने एक बात जरा समझी, यहाँ पे जरा देखो कि हमने बोला आप सप्लाई करो डिमांड अपने आप होगी। इसका मतलब यह है कि हम जितनी सप्लाई करेंगे उतनी ही देश में क्या होगी जी, डिमांड होगी। अगर मैंने 200 यूनिट्स बनाई तो ऑटोमेटिकली डिमांड भी देश में 200 यूनिट्स की हो जाएगी। तो याद रखना यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड एक दूसरे के बराबर होते हैं। और आपको इतना तो पता ही होगा कि जब एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड एक दूसरे के बराबर होते हैं तो इस स्थिति में सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपको इकोनॉमिक्स के बेसिक्स तो आते ही होंगे, ठीक है। ओके, तो इसलिए बोल रहा है कि यहाँ पे सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है। आप जितना भी सेव करोगे उतना आप इन्वेस्ट कर दोगे। नो मनी रिमेन्स आइडल इन द इकोनॉमी। कुछ भी पैसा देश में खाली नहीं रहेगा, या तो आप उस पैसे को खर्च करोगे गुड्स एंड सर्विस पे, और अगर बच गया तो आप उसको इन्वेस्ट कर दोगे, घर में कुछ पैसा बचा के नहीं रखना। उसके बाद नेक्स्ट एजम्पशन है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे किसी गुड्स के बहुत सारे बायर है एंड बहुत सारे सेलर्स है। आपने पढ़ा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वो होती है जहां पे किसी भी गुड्स एंड सर्विस के बहुत सारे बायर्स एंड बहुत सारे सेलर्स होते हैं। एक सिंगल बायर या फिर एक सिंगल सेलर, लिखा है ना कि नो वन कैन कंट्रोल द मार्केट। कोई भी सिंगल बायर या सिंगल सेलर अपने आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता। यहाँ पे सिंगल बायर एंड सेलर नहीं है, बहुत सारे बायर एंड सेलर है। उसके बाद बोलता है फुल एम्प्लॉयमेंट इन द लॉन्ग रन। हम यहाँ पे ऐसा मान के चल रहे हैं कि इस इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता, ठीक है। इस इकोनॉमी में बेरोजगारी नहीं होती, सबके पास जॉब होती है, सबके पास काम होता है, देश में फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। अगर कुछ अनएम्प्लॉयमेंट दिखता भी है तो वो टेम्पररी होता है, केवल कुछ समय के लिए होता है। इकोनॉमी अपने आप उसको एडजस्ट कर लेती है एंड उस अनएम्प्लॉयमेंट को, बेरोजगारी को बिल्कुल खत्म कर देती है एंड वापस से फुल एम्प्लॉयमेंट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता, होता भी है तो उसको इग्नोर करना है, उसको इकोनॉमी वापस से फुल एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट कर देगी। एंड लास्ट बोलता है नो ओवर प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी। हम ऐसा मान के चल रहे हैं इस इकोनॉमी में कोई भी ओवर प्रोडक्शन नहीं होता। आपने जितना प्रोड्यूस किया लोग उतना खरीद लेंगे। ओवर प्रोडक्शन तब होता है कि आपने प्रोड्यूस कर लिया ज्यादा एंड लोगों ने परचेस किया कम और आपके पास सामान बच गया, दैट इज कॉल्ड ओवर प्रोडक्शन। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं, देश में ओवर प्रोडक्शन नहीं होता। आप जितना भी प्रोड्यूस कर लोगे वो सारा का सारा सोल्ड आउट हो जाएगा, कुछ भी माल आपके पास नहीं बचेगा। तो ये कुछ एजम्पशन है सेज लॉ की। अब बहुत सारी एजम्पशन आप बोल रहे होंगे भैया हमको समझ में नहीं है, थोड़ी अजीब सी लग रही है, तो डोंट वरी, अब मैं पढ़ाऊंगा इसकी इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशन इन एजम्पशंस को और क्लियर कर देगी। ये सभी एजम्पशन आपको आगे अब अच्छे से समझ में आने वाली है, ठीक है भाई साहब। ओके भाई साहब, चलिए जी। अब इम्प्लीकेशंस ऑफ द लॉ, इस लॉ के इम्प्लीकेशंस क्या है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े इम्प्लीकेशंस है, थोड़ा वीडियो लेंथी हो सकती है बट डोंट वरी समझ में सारा आ जाएगा। सबसे पहला इम्प्लीकेशन है द इकोनॉमी एडजस्ट इटसेल्फ ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली नहीं, ऑटोमेटिकली मतलब अपने आप। कि यहाँ पे क्या बोलता है, इकोनॉमी अपने आप चीजें एडजस्ट कर लेती है, यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन की नीड नहीं है, बिना गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के भी चीजें अपने आप ठीक हो जाती है डिमांड एंड सप्लाई के माध्यम से। तो क्या बोलता है, सेज लॉ सजेस्ट दैट द इकोनॉमी हैज अ सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म। कि देश के पास खुद को ठीक करने का एक सिस्टम है। इसका मतलब है व्हाटएवर इज प्रोड्यूस
will be sold because production generates income which is then spent on goods and service। इसका मतलब है कि आपको मतलब सरकार को टेंशन लेने की नीड नहीं है। आप कितना भी प्रोड्यूस करो, आप जितना भी सप्लाई करोगे, आप जितना भी प्रोड्यूस करोगे, उतनी ही ज्यादा देश में इनकम क्रिएट होगी। ये बात समझ रहे हो ना? जब मैं प्रोडक्शन करूंगा, सप्लाई करूंगा, वस्तु बनाऊंगा, तो जो लोग मेरे लिए वस्तु बना रहे हैं मैं उनको पेमेंट करूंगा, तो देश में उनको इनकम नहीं मिलेगी, मिलेगी उनमें उनकी इनकम जनरेट होगी। तो मैं सप्लाई करूंगा तो उससे देश में इनकम जनरेट होगी। एंड जब उन लोगों के पास इनकम आएगी, मेरे वेजेस के पास, ठीक है, सॉरी वेजेस बोल रहा हूँ, मेरे लेबर के पास इनकम आएगी, तो क्या करेगा वो? उस इनकम से डिमांड करेगा। क्या इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी आपको गवर्नमेंट दिखी? नहीं दिखी। तो वही तो बोलता है कि यहाँ पे आप कुछ भी बनाओगे वो सोल्ड हो जाएगा। क्यों? बिकॉज जब आप प्रोडक्शन करोगे तो उससे इनकम जनरेट होगी, आप अपने एम्प्लॉयज को इनकम दोगे उनके काम के बदले। जब इनकम जनरेट होगी तो वो उसी इनकम से गुड्स एंड सर्विस परचेज करेंगे, देश में क्या होगी जी? डिमांड होगी। तो यहाँ पे सरकार की कोई नीड नहीं है। अगर आप 500 बनाओगे तो आपकी डिमांड 500 की होगी, अगर आप 1000 बनाओगे तो आपकी डिमांड कितने की होगी जी? 1000 की होगी। ये वही एग्जांपल है, अगर कंपनी ने कुछ भी प्रोड्यूस, अगर कंपनी प्रोड्यूस ज्यादा करती है तो ऑब्वियस ही बात है वो अपने वर्कर को पेमेंट देगी फिर ज्यादा। जब वर्कर ने काम किया ज्यादा, प्रोडक्शन किया ज्यादा, वर्कर को पेमेंट मिलेगी ज्यादा। और अब वर्कर को पेमेंट मिलेगी ज्यादा तो वर्कर जो है खर्चा करेगा ज्यादा, उसके पास जो इनकम आएगी उससे गुड्स एंड सर्विस खर्च कर देगा। इसका मतलब है कि डिमांड और सप्लाई आपस में मैच हो गए। जितना आपने सप्लाई करना चाहिए उतनी आपकी क्या हो गई जी? डिमांड हो गई। इकोनॉमी स्टेबल है, इकोनॉमी में कोई समस्या नहीं हो रही, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की नीड नहीं है, इकोनॉमी ऑटोमेटिकली अपने आप जो है एडजस्ट हो जाती है। ये था आपका इसका पहला पॉइंट, होपफुली समझ में आ गया होगा। सेकंड पॉइंट बोलता है जनरल ओवर प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल, कि इस इकोनॉमी में ओवर प्रोडक्शन नहीं होता, जितना बनाओगे उतना सोल्ड आउट हो जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बचेगा। ये वही वाला एग्जांपल समझना, ये जो एग्जांपल है ना, ये वर्कर वाला, ये एग्जांपल बार बार सामने आएगा, बार बार उसी एक एग्जांपल पे सारे पॉइंट्स है। मैं कोई नया एग्जांपल दे नहीं पाऊंगा, उसी एक एग्जांपल पे सारे के सारे आगे के इंप्लीकेशंस है। क्या बोलता है? जनरल ओवर प्रोडक्शन कब होता है? जब आप सप्लाई करो ज्यादा, आपने माल बनाया 200 और डिमांड है कम, डिमांड है केवल 150। तो जब आप सप्लाई करोगे ज्यादा, माल बनाओगे ज्यादा और डिमांड होगी कम, उसको बोलते हैं ओवर प्रोडक्शन। लेकिन जेबी कहता है, जेबी से कहते हैं, सॉरी, कहते हैं कि भाई इस स्थिति में, मतलब उनके इस सिनेरियो में जनरल ओवर प्रोडक्शन इज इम्पॉसिबल, ओवर प्रोडक्शन हो नहीं सकता। क्यों? सुनो, कि मान लो अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो बिजनेस भी तो फिर ज्यादा पैसा पे करेगा ना अपने एम्प्लॉइज को। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा, वो काम करेगा ज्यादा, उसने काम किया ज्यादा, तो मैं उसको पेमेंट करूंगा ज्यादा, ठीक है, उनको रेंट दूंगा ज्यादा, उनको इंटरेस्ट दूंगा ज्यादा, उनको प्रॉफिट दूंगा ज्यादा। अब जब मैं उनको दूंगा ज्यादा तो उनके पास पैसा आएगा ज्यादा, उनके पास एक्स्ट्रा पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा ज्यादा तो वो गुड्स एंड सर्विस परचेज करेंगे ज्यादा, जिससे कि डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी ना। कि आपने ओवर प्रोडक्शन किया, मान लो आप 100 प्रोडक्शन करते हो, आपने इस बार 150 किया, तो भाई साहब फिर उनकी इनकम भी तो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? उनकी इनकम पहले 100 थी, अब उनकी इनकम 150 हो गई, बिकॉज उन्होंने काम ज्यादा किया पहले से, है कि नहीं है? सप्लाई पहले 100 करते थे, अब 150 कर रहे हैं, तो उनकी इनकम भी पहले 100 मिलती थी, अब काम ज्यादा किया तो इनकम 150 मिलेगी। अब जब ज्यादा पैसा आएगा, डिमांड पहले 100 से करते थे, अब 150 पे आ गए, अब डिमांड करेंगे 150 से, और डिमांड 150 से ही करनी पड़ेगी, बिकॉज इकोनॉमी में कुछ भी पैसा सेव कर नहीं सकते। एजम्पशन याद करो, जितना पैसा आएगा सारा खर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने ओवर प्रोडक्शन किया, बट क्या कोई समस्या हुई? नहीं, ओवर डिमांड होगी, डिमांड ज्यादा होगी, तो वंस अगेन वापस एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर आ गए। यहाँ पे ओवर प्रोडक्शन जो है वो नहीं होता, ओवर प्रोडक्शन से बच गए। समझ में आ गया? तो ये था इसका सेकंड इंप्लीकेशन। जो थर्ड इंप्लीकेशन है, जनरल अनएम्प्लॉयमेंट इज इम्पॉसिबल। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं होता। ये सारी हमने एजम्पशन में पढ़ी है, लेकिन अब चीजें बता रहा हूं क्यों नहीं होता, अब उनके पीछे का रीजन जान रहे हैं। यहाँ पे जनरल अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं होता। जनरल अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है? कि जब लेबर की सप्लाई है ज्यादा, देश में लेबर है ज्यादा और उनकी डिमांड है कम,
भाई लेबर देश में ज्यादा है, उनकी डिमांड कम है, लेबर है 150, लेकिन अपने को केवल 100 लेबर चाहिए, तो 50 को अपने को नहीं चाहिए, इट मीन 50 को काम नहीं मिल पाएगा, 50 लेबर क्या हो गए जी, बेरोजगार हो गए। अब जब लेबर बेरोजगार होगा, इट लीड्स टू फॉल इन दी वेज रेट, तो उनके जो वेज रेट है वो कम हो जाएंगे। आइए जरा बताता हूं क्यों, जरा समझना। देखो भाई, यहां बात कर रहे हैं किसकी, लेबर्स की, ठीक है, और यहां मान लो बात करते हैं किनकी, उनके वेज रेट की। थोड़े इकोनॉमिक्स के बेसिक्स आपको आने चाहिए, नहीं आते तो डोंट वरी, मैं आपको बता रहा हूं। देखो भाई, मान लीजिए ये है डिमांड ऑफ लेबर और ये है सप्लाई ऑफ लेबर, ठीक है, और ये उनके वेज रेट तय हो गए, मान लो डब्ल्यू, और डब्ल्यू उनके वेज रेट है और ये लेबर की मात्रा है। अब हुआ क्या, लेबर की सप्लाई हो गई ज्यादा, यही तो मतलब है कि लेबर मार्केट में हो गए ज्यादा। अब जब लेबर की सप्लाई ज्यादा होगी, तो आपको पता है सप्लाई कर्व कहां पे आएगा जी, ज्यादा होने से सप्लाई कर्व आपका राइट में शिफ्ट होगा, तो लेबर की सप्लाई हो गई ज्यादा, SL1 बोल दी, सप्लाई ऑफ लेबर। अब ये क्या बन गया जी, एक नया इक्विलिब्रियम आ गया। अब यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया कि लेबर की सप्लाई ज्यादा हो गई, लेकिन जो वेज रेट है वो कम हो गए। पहले क्या थे, OW, अब क्या हो गए, OW0। तो वेज रेट लेबर के बच्चों क्या हो गए, कम, तो लेबर की सप्लाई होने से जो लेबर के वेज रेट होते हैं वो वेज रेट कम हो जाते हैं। अब जरा समझना, तो अगर लेबर की सप्लाई ज्यादा, तो जो वेज रेट है कम हो जाएंगे। अब देखो, जैसे ही वेज रेट कम होंगे, तो कंपनी जो फर्म है उनको लगेगा यार सही है यार, लेबर के वेज कम हो गए, सस्ते में लेबर मिल रहे हैं, एक काम करते हैं इनको काम पे रख लेते हैं। कि कहां पे लेबर को पहले देने पड़ रहे थे, मान लो 1500 रुपए, अब वेज रेट कम हो गए, 1000 हो गए, अब लेबर 1000 में काम कर लेंगे, जब सस्ते लेबर मिल रहे हैं तो क्यों ना इन्हें काम पे रख लो और काम करवा लो। तो जैसे ही वेज रेट कम होंगे, तो जो फर्म है वो लेबर को हायर करेगी, लेबर को काम पे रखेगी, लेबर को जैसे ही काम मिलेगा तो क्या होगा जी, देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। जितने भी लेबर क्या थे, बेरोजगार थे, 50 लेबर बेरोजगार थे ना, तो उन्हें काम मिल जाएगा, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो देश में बेरोजगारी है, वो क्या हो जाएगी जी, जीरो। सिंपल सा मतलब है, देश फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति में आ जाएगा, जहां पे कोई भी व्यक्ति अब बेरोजगार नहीं है। तो ये देखा, वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट पॉसिबल है, अनएम्प्लॉयमेंट होता ही नहीं है। कि जैसे ही वेज रेट गिरेंगे, तो फॉल इन दी वेज रेट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द फर्म, जैसे ही वेज रेट गिरेंगे तो फर्म को बेनिफिट होगा, फर्म की कॉस्ट कम हो जाएगी। फर्म लेबर को पहले 1500 पे कर रही थी, अब फर्म को केवल 1000 पे करने हैं। कॉस्ट कम होने से, सैलरी कम देने से, फर्म विल बी विलिंग टू हायर मोर वर्कर, अब फर्म जो है अधिक वर्कर हायर करेगी, जिससे कि अधिकतर लोगों को जॉब मिलेगी, देश में बेरोजगारी घट जाएगी। और ये स्थिति तब तक चलेगी, ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं आ जाता, जब तक कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बिल्कुल जीरो नहीं हो जाती। आगे बोलता है कि अगर अगर थोड़ी बहुत अनएम्प्लॉयमेंट रहती भी है, तो वो केवल कुछ समय के लिए है। अगर थोड़ी बहुत बेरोजगारी है भी, तो वो केवल कुछ समय के लिए है, वो बेरोजगारी हमेशा नहीं रहेगी। लॉन्ग पीरियड में, लंबे पीरियड में ऑटोमेटिकली वो बेरोजगारी एडजस्ट हो जाएगी, एंड इकोनॉमी में कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहेगा। तो थर्ड इंप्लीकेशन क्या है जी, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कैसा है, इम्पॉसिबल है। ठीक है जी, समझ में आ गए। उसके बाद नेक्स्ट इंप्लीकेशन यहाँ पे आता है हमारे सामने, लेजिस फेयर पॉलिसी। लेजिस फेयर पॉलिसी का मतलब यह है कि इस इकोनॉमी में हम लोग जो है सरकार को नहीं शामिल कर रहे। लेजिस फेयर का मतलब होता है एक प्रकार से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी देश, जैसे कि यूएसए, अमेरिका, ठीक है, और इस प्रकार के देश में सरकार का इंटरफेरेंस काफी कम होता है। तो यहाँ पे हम ऐसा मानते हैं कि हम एक लेजिस फेयर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, या फिर मैंने इसको बोला क्लोज्ड कैपिटल इकोनॉमी। बच्चों, क्लोज्ड इकोनॉमी वो होती है जहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता, दूसरे देश के साथ हमारा कोई भी ट्रेड नहीं होता। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जहां पे सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं होता। तो सेज लॉ जो है क्लोज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में लागू होता है। दैट फॉलोज द पॉलिसी ऑफ लेस फेयर, मतलब ऐसी पॉलिसी फॉलो करते हैं, क्या मानते हैं कि यहाँ पे सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। अब सरकार के हस्तक्षेप की नीड भी नहीं है, क्यों, बिकॉज यहाँ पे तो आपको पता है मार्केट अपने आप ऑटोमेटिकली चीजों को एडजस्ट कर लेती है। दिस पॉलिसी इज क्रूशियल फॉर एंश्योरिंग दैट
द इकोनॉमी ऑटोमेटिकली एडजस्ट टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। वही तो बोलता है कि पॉलिसी आवश्यक भी है क्योंकि यहाँ पे सरकार की नीड नहीं है, हम बगैर सरकार के भी ऑटोमेटिकली देश में फुल एम्प्लॉयमेंट पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल भी है, वही वाला एग्जाम्पल रिपीट हो गया कि मान लो अगर देश में बेरोजगारी है भी तो फिर वही बेरोजगारी होने से बेरोजगारी होने से वेज रेट घटते हैं। आपको अभी आपने पढ़ा नहीं कि देश में कुछ लेबर बेरोजगार थे, लेबर की सप्लाई थी ज्यादा जिसकी वजह से वेज रेट घट गए। तो जब देश में बेरोजगारी होती है उससे वेज रेट घट जाते हैं। फर्म के लिए फर्म के लिए लोगों को काम पे रखना सस्ता होता है, जिसके लिए फर्म अब वर्कर रखेगी ज्यादा, बिकॉज उनको सैलरी पे कम करनी पड़ेगी। अब वर्कर ज्यादा आ गए तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, ठीक है, सबको जॉब मिल गई, जॉब क्रिएशन हो गया, ऑटोमेटिकली वापस इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट में आ गई बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के। समझ में आ गया? तो यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की बच्चों किसी भी प्रकार की कैसी भी कोई भी नीड नहीं होती। मैंने क्या बोला, इसी एक एग्जाम्पल को बेस पे सारी की सारी बातें कवर अप होने वाली है आपकी, ठीक है। पांचवा जो इंप्लीकेशन है क्या है, ये थोड़ा आपको नया देखने को मिलेगा। मनी इज न्यूट्रल, इट इज जस्ट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इस इकोनॉमी में ये बोला गया है कि मनी न्यूट्रल है, मतलब मनी का काम केवल गुड्स एंड सर्विस की ट्रांजैक्शन को पूरा करवाना है, उसके अलावा मनी का कोई रोल नहीं है। इस प्रकार की इकोनॉमी को हम बार्टर इकोनॉमी मान रहे हैं कि यहाँ पे वस्तु के बदले वस्तु की बात हो रही है, बस मनी उनके बीच में आ गया कि मुझे कोई वस्तु खरीदनी है या बेचनी है तो बस मनी हेल्प कर रहा है, बाकी मनी का कोई और रोल नहीं है देश में गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन में। यहाँ पे ये बोला गया है कि क्या, कि अकॉर्डिंग टू जेबीसे के अनुसार हर इकोनॉमी जो है वो बार्टर सिस्टम की तरह काम करती है, ठीक है। वस्तु के बदले वस्तु तो होती है, मनी इज जस्ट अ टूल टू फैसिलिटेट ट्रांजैक्शन, कि यहाँ पे मनी केवल ट्रांजैक्शन पूरी करने का एक टूल है, ठीक है। मुझे कोई वस्तु चाहिए या मुझे कोई वस्तु बेचनी है तो बस मनी हेल्प कर रहा है उन ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए। इट हैज नो इंडिपेंडेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मनी का अकेला कोई रोल नहीं है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि मान लो आपके पास जेब में लाखों रुपए है, लेकिन आपके पास पूरे वर्ल्ड में कोई वस्तु है ही नहीं, ना खाने को है कुछ, ना पीने को है, तो जरा बताओ मनी का क्या रोल है? क्या यहाँ पे कोई मनी की वैल्यू बची? मनी की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, मनी इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। अब वो मनी आपके लिए केवल कागज का टुकड़ा है, बिकॉज आप उस मनी के माध्यम से कुछ कर ही नहीं पा रहे। आप ना उसे खा सकते हो, ना आपकी भूख मिटेगी, ना आपकी प्यास मिटेगी, बिकॉज भूख प्यास के लिए तो रिसोर्स होने चाहिए, खाने पीना होना चाहिए। तो मनी की अपनी कोई इंडिपेंडेंट रोल नहीं होता, बस ट्रांजैक्शन में काम आता है। समझ में आ गया? आगे बोलता है कि मनी इज अ व्हील, व्हील का बच्चों मतलब होता है घूंघट, होता है पर्दा, होता है कि मनी केवल एक पर्दा है जो ट्रांजैक्शन पूरी करने में काम आ रहा है। एक्चुअल चीज तो उस पर्दे के पीछे हो रही है, कि मनी बस ट्रांजैक्शन कर रहा है, मनी एक पर्दे का काम कर रहा है, जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो तो उस पर्दे के पीछे हो रहा है। समझ में आ गया? यहाँ पे ये बोला गया है कि इट ओनली हेल्प्स इन द एक्सचेंज प्रोसेस, ठीक है। जो रियल इकोनॉमी है, जो देश में एक्चुअल में काम होता है, वो गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन के आधार पे होता है कि कितनी गुड्स एंड सर्विस बनी, नॉट ऑन द अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन। देश में कितना पैसा है उससे फर्क नहीं पड़ता, देश में कितने रिसोर्सेज से गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए उससे फर्क पड़ता है, ठीक है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ मनी वॉन्ट अफेक्ट प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट। मनी की मात्रा बढ़ जाए या मनी की मात्रा घट जाए, इससे प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया? तो ये था आपका कि यहाँ पे मनी न्यूट्रल है, बस गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज करने का एक मीडियम है, उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। सिक्स्थ इंप्लीकेशन कहता है यूज ऑफ अनएम्प्लॉयड रिसोर्स पे फॉर इटसेल्फ। यस, अच्छा पॉइंट है। ये बोलता है कि अगर आप अनएम्प्लॉयड रिसोर्स का यूज करते हैं, अनएम्प्लॉयड रिसोर्स का अगर आप यूज करते हैं, मतलब कोई खाली मशीन है या कोई खाली लेबर है, कुछ काम नहीं कर रहे, तो आप उसका यूज करो एंड डोंट वरी, देखना वो खुद ही अपनी पेमेंट अपने आप कर देगा, आपको उसके लिए पेमेंट करने की नीड नहीं है। भैया समझे नहीं इस लाइन का मतलब क्या है? देखो मतलब जरा समझने का ट्राई करना। एक अनदर की इंप्लीकेशन ये है कि से कहता है पुटिंग अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेस टू वर्क is always beneficial because they generate enough output to cover their cost। इसका मतलब है कि अगर आप कोई भी जो है रिसोर्स अगर अपनी कंपनी में लेके आते हो, कोई भी लेबर लेके आए,
तो लेबर जो काम करेगा वो इतना काम आपको करके दे देगा, इतना प्रोडक्शन आपको करके दे देगा कि उसके थ्रू आप जो पैसा कमाओगे, आप उस लेबर की पेमेंट बड़ी आराम से कर दोगे, आपके पास भी खुद पैसा बच जाएगा। मतलब वो व्यक्ति अगर काम करेगा तो अपनी कमाई, अपनी पेमेंट वो खुद अचीव कर लेगा, कंपनी को अपनी जेब से पे करने की नीड नहीं है। समझ में नहीं आया आप लोगों को? यहाँ पे ये कह रहा है कि मान लो 10 लेबर है, ठीक है, 10 लेबर है, वो 1000 रुपए का जो है काम करते हैं, और फिर हर लेबर को कितने मिलते हैं जी? 100 रुपए मिलते हैं। अब यहाँ बोला गया है कि मान लो आपने एक लेबर और रखा, तो कितने लेबर हो गए? 11 हो गए। अब जब लेबर ज्यादा हो गए तो ऑब्वियस सी बात है ना, प्रोडक्शन भी तो अब ज्यादा होगा, अब काम भी तो ज्यादा होगा। तो अब काम कितना का हो रहा है? मान लो 1100 का हो रहा है। तो अब भी आपने 1100 का काम हुआ, 11 लेबर, अब भी हर लेबर के पास कितना है? 100 रुपए आए। क्या आपको इस जो एक्स्ट्रा लेबर आपने लगाई थी, ये क्या आपने इसको अपनी जेब से कुछ पे किया? नहीं। इसने जो काम किया, पहले काम 1000 का हो रहा था, अब काम 1100 का हो रहा है, तो इसने खुद 100 रुपए का एक्स्ट्रा काम किया, जो इसको खुद वापस मिल गए। इट मीन्स अपनी जेब से कुछ पे नहीं करना पड़ता कंपनी को। हम कुछ भी रिसोर्स लेके आते हैं तो वो रिसोर्स हमें इतना गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन करके दे देते हैं कि उसको बेचने से जो पैसा आता है उससे उस एम्प्लॉय की पेमेंट हो जाती है, उस रिसोर्स की पेमेंट हो जाती है। ठीक है, ये यानी क्यों भी है कि जब हम कोई खाली रिसोर्स, फॉर एग्जांपल कोई अनएम्प्लॉयड वर्कर है, या कोई अनयूज लैंड है, या फिर कोई आइडल खाली मशीन है, जब हम इनका प्रोडक्शन में यूज करते हैं तो ये लोग क्या करते हैं? हमारा आउटपुट को बढ़ाते हैं, ठीक है, हमारे प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। इससे क्या होता है? इससे जो इनकम जनरेट होती है, उनके काम करने से जो पैसा जनरेट होता है, उससे मार्केट में गुड्स और डिमांड होती है। अब वही वाली बात है, डिमांड कैसे हो गई? जब ये लोग काम करेंगे, इनको पैसा मिलेगा, तो उसी पैसे को जाके मार्केट में खर्च करेंगे, जिससे क्या होगी जी? डिमांड होगी। विच हेल्प बिजनेसेस सेल देयर गुड्स। डिमांड ज्यादा होगी तो बिजनेस भी ज्यादा वस्तु बेच पाएगा, ज्यादा माल बेच पाएगा। एज अ रिजल्ट देयर इज नो लॉस इन एम्प्लॉइंग द रिसोर्स। तो अगर कोई खाली रिसोर्स है तो उनको काम देने में कोई घाटा नहीं होता, बल्कि ये तो इकोनॉमिक ग्रोथ में, प्रॉफिट में योगदान देते हैं। समझ में आ गया? ओके, होपफुली 6 पॉइंट भी आ गया होगा। उसके बाद हम बात करें अपने 7 पॉइंट की, तो 7 पॉइंट है इक्वलिटी बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे ये एक इंप्लीकेशन और है, जो आखिरी इंप्लीकेशन है हमारी, कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ऑलवेज एक दूसरे के जो है बराबर माने जाएंगे। अकॉर्डिंग टू जेबी से के अनुसार सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में इक्वल होते हैं। वट एवर इज सेव्ड, आपने जो कुछ भी सेव किया है, आप उसको एक्चुअली में आगे जाके इन्वेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे ऐसा माना जा रहा है सेविंग इज ऑलवेज इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ऐसा होता भी तो है कि जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है, अब आपको पता है एग्रीगेट डिमांड होता है C प्लस आई, एग्रीगेट सप्लाई होता है C प्लस एस, सी कट गया। तो बताओ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग हुआ कि नहीं हुआ? जी हो गया। तो वही बात तो यहाँ पे बोली गई है कि जितना भी सेव करते हैं उसको एक्चुअल में इन्वेस्ट कर देते हैं। कि हाँ, अगर सेविंग और इन्वेस्टमेंट में इनइक्वालिटी होती भी है तो वो टेम्पररी है, केवल कुछ समय के लिए अनइक्वल है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज होने से ये वापस से इक्वल हो जाते हैं। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बीच में कहां से आ गया? तो जरा मेरी बात को जरा ध्यान से समझना। इफ पीपल स्टार्ट सेविंग मोर, मान लीजिए कि सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर नहीं है, ठीक है, सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर नहीं है, सेविंग ज्यादा है, कि लोग जो है मान लो सेविंग ज्यादा कर रहे हैं। अब खुद सोचो, जब लोग सेविंग ज्यादा करेंगे तो सेविंग कहां पे करेंगे? वो सेविंग वाला पैसा अपने बैंक में जमा करेंगे। हम ऐसा मान रहे हैं कि लोग अपना पैसा बैंक में सेव करते हैं, तो बैंक में पैसा सेव होगा ज्यादा, तो बैंक का फंड बढ़ जाएगा ना, कि बैंक के पास लोग सेव कर रहे हैं ज्यादा, बैंक का पैसा बढ़ गया। जब बैंक का फंड बढ़ जाएगा तो बैंक क्या करेगा? बैंक सोचेगा यार ज्यादा पैसा आ गया, फंड ज्यादा आ गया, एक काम करते हैं इसको लोन के रूप में बांट देते हैं। अब बैंक चाहता है इसको लोन के रूप में बांटे, तो उसके लिए क्या करेगा? जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बैंक इसको कम कर देगा। जो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तभी तो लोग लोन लेंगे। जब बैंक बोलेगा कि यार मैं पहले 15% पर लोन देता था, अब मैं केवल 7% पर लोन दूंगा, जैसे ही बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेगा, जितने भी बड़े बड़े बिजनेस है, फर्म है, वो बैंक के पास आएंगे एंड बैंक के पास आके लोन लेंगे। तो बैंक ने लोन बांटा ज्यादा। ये लोन किसने लिया? बिजनेस ने या फर्म्स जो है,
ये लोन लेंगे और बिजनेस और फर्म क्या करेंगे, ये लोन लेके उसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट ही तो करेंगे। तो अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो अगर सेविंग बढ़ेगा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, सेविंग कम होगा इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, इसलिए क्या बोलते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट ऑलवेज बराबर रहेगी। समझ में आ गया? तो यहां यही बोला गया है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट हमेशा इस प्रकार की मार्केट में इक्वल रहती है। ठीक है, कि बैंक्स विल हैव मोर फंड टू लेंड, अगर सेविंग ज्यादा होगी तो बैंक के पास ज्यादा पैसा आएगा उधार देने के लिए। ठीक है, जिसकी वजह से जो बड़े बड़े बिजनेस है वो एनकरेज होंगे बोरो करने के लिए, वो लोन लेंगे। क्यों लोन लेंगे? बिकॉज उनको सस्ते रेट पर लोन मिल रहा है। दिस अलाउ बिजनेस टू बोरो, बिजनेस क्या करेंगे जी, उधार लेंगे लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जिसकी वजह से देश में फैक्ट्रीज में नई नई इन्वेस्टमेंट होगी और इन्वेस्टमेंट का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये थे आपके कुछ 7 इम्प्लीकेशंस जिसके बारे में हमने बात करी। अब इसका लास्ट टॉपिक बचता है क्रिटिसिज्म, कि सेज लॉ के क्रिटिसिज्म क्या है। ठीक है जी, चलिए तो क्रिटिसिज्म पे आते हैं। ठीक है, ये रहे आपके क्रिटिसिज्म ऑफ द लॉ। ठीक है, अब जरा समझने का ट्राई करना। अब जॉन माइनर्ड कीन्स जो नए जमाने वाले इकोनॉमिक्स थे, अब वो भी एक बार ऐसे बैठ के ईगो पढ़ रहे थे एंड उनको सेज लॉ हाथ में लग गया। और जॉन माइनर्ड कीन्स ने जब सेज लॉ को पढ़ा तो सेज लॉ को पढ़ के जॉन माइनर्ड कीन्स ने, जेएम कीन्स ने कुछ कमियां निकाल दी जिनको बोला गया क्रिटिसिज्म ऑफ द लॉ। ठीक है, तो से बोलता था कि सप्लाई अपनी खुद की डिमांड क्रिएट करता है, लेकिन बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, जॉन माइनर्ड कीन्स, जेएम कीन्स स्पेशली, इन्होंने उनके इस आइडिया को, उनके इस स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज किया, बोला कि नहीं नहीं, ये जो लॉ से है, ये जेबी से उसने कुछ गलत बोला है, ये जो उसने बोला है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ऐसा नहीं है। तो क्या क्या गलतियां, क्या क्या कमियां निकाली, याद रखना जेएम कीन्स ने बहुत सारी कमियां निकाली है इस लॉ के लिए भी, और तो और जेएम कीन्स ने बाकी लॉ में बहुत सारी कमी निकाली। जब भी बात आती है ना क्रिटिसिज्म की, तो जेम कीन्स का नाम सबसे पहले आता है कि यार ये बंदा जो है हर चीज में कमी निकालता है। तो देखो उसने यहाँ पे क्या कमी निकाली। अभी हम पढ़ के आए थे कि जनरल ओवर प्रोडक्शन पॉसिबल, वहां पे पॉसिबल नहीं होता। हमने पढ़ा था ना कि ओवर प्रोडक्शन होता है तो वो कवर अप हो जाता है। जेम कीन्स बोलते हैं अबे बावले हो क्या, जनरल प्रोडक्शन इज पॉसिबल, ओवर प्रोडक्शन हो सकता है, वो कवर नहीं होगा। किसने बोला? जेम कीन्स ने बोला। हमने बोला क्यों? तो देखो जेम कीन्स के अनुसार आपको पता है ना कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है, कि एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है। एक बच्चा बोला भैया वो भी तो होता है जी प्लस एक्स माइनस एम। हाँ वो भी होता है, ऐसे तो एडी इज इक्वल टू जी सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम होता है। लेकिन आपको पता है गवर्नमेंट का इस चैप्टर में इंटरफेरेंस नहीं है, तो गवर्नमेंट को साइड कर दिया। दूसरा मैंने बोला एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी नहीं होता, क्लोज इकोनॉमी है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी साइड कर दिया। तो केवल क्या बचा? केवल बचा सी प्लस आई, इसलिए यहाँ पे जो है एडी को सी प्लस आई से डिनोट किया गया है। ठीक है जी, तो जरा समझो। तो यहाँ पे बोला गया है कि एडी सी प्लस आई होता है। ठीक है, अच्छा बात करें इनकम की, मतलब एएस की, तो वो होता है सी प्लस एस, कि हम जो भी इनकम कमाते हैं उसका एक हिस्सा कंज्यूम करते हैं और बचा हुआ पार्ट हम लोग क्या करते हैं जी, सेव करते हैं। वही लिखा है ना कि इनकम का वो पार्ट जो हमने कंज्यूम नहीं किया उसको सेव कर लिया, तो इनकम का एक हिस्सा सेव करते हैं और एक हिस्सा कंज्यूम करते हैं, और एडी का एक हिस्सा कंज्यूम करते हैं और एक हिस्सा इन्वेस्ट कर दिया, आपको पता होगा। ठीक है, अब बोलता है अगर सेविंग को फुल्ली इन्वेस्ट कर देंगे तभी एडी बराबर एएस होगा। देखो ध्यान से, एडी इज इक्वल टू एएस कब होगा? एडी होता है सी प्लस आई, एएस होता है सी प्लस एस, तो सी और सी तो बराबर हो गए। अगर ये 100 होगा तो ये भी 100 ही तो होगा। लेकिन बोलता है एडी बराबर एएस तभी पॉसिबल हो गए जब सी तो बराबर है ही है, लेकिन लेकिन इन्वेस्टमेंट और सेविंग भी बराबर होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 50 तो यहाँ पर भी 50 होना चाहिए, तभी तो ईडी आएगा 150 और ये भी आएगा 150। तो इन्वेस्टमेंट, जब सेविंग जितनी भी करूंगा 50, उतनी ही इन्वेस्टमेंट करूंगा, तभी तो ईडी बराबर एस होंगे। और यहाँ पे बोला गया है जेम कीन्स द्वारा कि लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट ऑलवेज बराबर ही हो, और अगर सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर नहीं होंगे तो फिर एडी बराबर एएस भी बराबर नहीं होगा, और अगर एडी बराबर एएस बराबर नहीं होगा
तो जो से लॉ कहता था जितनी भी सप्लाई करोगे उतनी ही डिमांड होगी, तो फिर ये लॉ भी गलत माना जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो जेम्स बोलता है कि ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है इक्वल हो। भाई सेविंग करने वाला बंदा कोई और होता है, इन्वेस्टमेंट करने वाला बंदा कोई और होता है। बोलता है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट दो अलग अलग लोगों द्वारा की जाती है। मैं सेविंग कर रहा हूं बैंक में, वो अलग चीज है। कोई व्यक्ति इन्वेस्ट कर रहा है, वो पर्सन अलग है। ठीक है। दे मे बी होल्ड मनी इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग। अब आवश्यक नहीं है ना कि मैं अपना पैसा बैंक में ही सेव करूं और वो पैसा आगे जाके इन्वेस्टमेंट बन जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं पैसा बैंक में सेव ना करके अपने घर में सेव कर रहा हूं। अब अगर मैं अपने घर में सेव कर रहा हूं तो क्या वो वाला पैसा इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। बैंक में सेव करता तो कन्वर्ट हो सकता था कि बैंक ने उस पैसे का उधार दे दिया एंड वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो गया। वही तो बोलना है कि अगर लोगों ने पैसे को होल्ड करना शुरू किया, पैसों को सेव करना शुरू किया, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप जितना सेव करोगे उतना ही इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। फिर इस केस में सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर नहीं होंगे। और अगर आपकी सेविंग ज्यादा होगी बिकॉज आप घर में भी सेव कर रहे हो, तो आपकी सेविंग क्या होगी जी? ज्यादा। और आपका इन्वेस्टमेंट क्या होगा जी? कम। और अगर सेविंग हो गई ज्यादा, इन्वेस्टमेंट हो गया कम, तो एएस होगा ज्यादा, एडी होगा कम। अब बच्चा तो अनपढ़ है, भैया ये ऐसे कैसा है? सेविंग ज्यादा इन्वेस्टमेंट कम। अगर मैं इसमें सी जोड़ दूं तो फिर यहां पर भी सी जोड़ना पड़ेगा। दोनों साइड एक चीज, दोनों साइड करना पड़ेगा। अब सी प्लस एस होता है एएस और सी प्लस आई होता है एडी। तो अगर सेविंग होगी ज्यादा, इन्वेस्टमेंट होगा कम, तो उसका सिंपल सा मतलब है एग्रीगेट सप्लाई होगा ज्यादा, एग्रीगेट डिमांड होगा कम। और एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा होने का मतलब क्या है? माल बन रहा है ज्यादा, प्रोडक्शन हो रहा है ज्यादा और उसकी डिमांड हो रही है कम। इसका सिंपल सिंपल मतलब है देश में क्या हो रहा है जी? ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, देश में माल ज्यादा बन रहा है। तो यहाँ पे पहली आलोचना निकल के आई कि हाँ, देश में ओवर प्रोडक्शन हो सकता है कब? अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर ना हो। ठीक है। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या है? जनरल अनएम्प्लॉयमेंट इज पॉसिबल। यस, देश में बेरोजगारी भी संभव है। जेबीसीएस क्या बोलते थे कि नहीं बेरोजगारी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि नहीं 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 बेरोजगारी हो सकती है। अकॉर्डिंग टू कीन्स, कीन्स के अनुसार जनरल अनएम्प्लॉयमेंट भी पॉसिबल है। कीन्स ने क्रिटिसाइज किया है क्लासिकल आर्गुमेंट को। क्लासिकल वाले क्या बोलते थे कि अगर वेज रेट कट हो जाएंगे, अगर वेजेस कम हो जाएंगे तो फुल एम्प्लॉयमेंट पर पहुंच जाएंगे। याद करो, जब देश में बेरोजगारी होगी तो बेरोजगारी होने से वेजेस कम होंगे, वेजेस कम होंगे तो जो है जो फर्म है सस्ते वेजेस वालों को अपने यहाँ काम पे रखेगी, उनको जॉब मिलेगी, फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। ये जेबी कहते थे, जेबी वाले लोग, क्लासिकल लोग कहते थे। कीन्स ने बोला, कीन्स ने आर्ग्यू किया कि वेज कट करना हार्मफुल है। अगर लेबर के वेजेस कम होते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? उनकी इनकम भी तो कम हो जाएगी। जहां वो पहले 1500 रुपए कमाता था, अब जैसे ही वेजेस कम हुए, ये आपको याद आ रहा है ना कि वेजेस कम क्यों होते हैं? कहीं भूल गए बावलों? ये देखो, ये अबे ये रहा, ये रहा कि वेजेस कम हो जाते हैं कब? जब देश में बेरोजगारी होती है, जब देश में क्या होता है जी? अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट होने से लेबर की सप्लाई होती है ज्यादा, देश में लेबर है ज्यादा, लेबर ज्यादा सप्लाई कर जाएगा राइट में, जिसकी वजह से वेजेस क्या हो जाते हैं जी? कम। इसकी बात चल रही है, भूल मत जाना। हाँ भाई, तुम यहाँ पे है तो बोलता है कि वेजेस कम करना हानिकारक है। जहां पे उसको मिल रहे थे पहले 1500 रुपए मिले, अब उसकी इनकम कम हो जाएगी। अब 1000 मिलेंगे। अब खुद सोचो, जब उसकी इनकम कम हो जाएगी, उसको केवल 1000 रुपए मिलेंगे, तो इससे क्या डिमांड कम नहीं होगी? उसको पहले 1500 मिलते थे अपने काम के बदले, तो वो 1500 रुपए की जाके मार्केट में डिमांड करता था। अब वेजेस कम मिल रहे हैं तो वेज कम हो गए, अब उसको 1000 मिलेंगे, अब वो जाके मार्केट में केवल 1000 रुपए की डिमांड करेगा ना, तो डिमांड का लेवल क्या हो गया? कम हो गया। अब खुद बताओ, जब डिमांड ही कम होगी तो कंपनी तो प्रोडक्शन कम करेगी। जब मेरी वस्तु की डिमांड ही नहीं हो रही, ठीक है, अब लोग सामान परचेज ही नहीं कर रहे, तो मैं तो अपना प्रोडक्शन कम करूंगा ना। ये थोड़ी सामान परचेज कर नहीं रही है और मैं बनाया जा रहा हूं, बनाया जा रहा हूं, बनाया जा रहा हूं। तो इससे क्या होगा जी? इससे कंपनी अपना प्रोडक्शन कम करेगी। जब कंपनी प्रोडक्शन कम करेगी तो अपने एम्प्लॉयज को बाहर निकालूंगा ना कि भाई इतना काम ही नहीं है, इतना प्रोडक्शन ही नहीं करना। क्यों? डिमांड ही नहीं। अच्छा, डिमांड क्यों नहीं हो रही? तुम बताओ, डिमांड क्यों नहीं हो रही? क्योंकि लेबर को पैसा कम मिल रहा है। पैसा कम क्यों मिल रहा है? क्योंकि लेबर के वेजेस कम हो गए। समझ में आ गया? वेजेस कम,
तो लेबर की इनकम कम, लेबर की इनकम कम तो लेबर डिमांड करेगा कम, लेबर डिमांड करेगा कम तो देश में प्रोडक्शन होगा कम, क्योंकि जब डिमांड ही नहीं है तो वस्तु क्यों बनाऊं, किसके लिए बनाऊं। तो देश में जब प्रोडक्शन कम होगा तो प्रोडक्शन कम कैसे होगा, अब अपने एम्प्लॉयज को बाहर निकालूंगा काम से कि भाई तक काम ही नहीं करना, प्रोडक्शन ही नहीं है, तो तुम क्यों यहाँ पे काम करने आ रहे हो, तुम भी बाहर निकलो। और जब अपने एम्प्लॉयज को बाहर निकालूंगा तो एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा जी, कम हो जाएगा, बेरोजगारी कम हो जाएगी। तो वही तो बोला कि हाँ यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट पॉसिबल है, बेरोजगारी हो सकती है। तो वही बोल रहा है कि इंस्टेड ऑफ रिमूविंग अनएम्प्लॉयमेंट, तो आपको लग रहा था जो सेबी बोल रहा हूँ, जेबी का जो लॉ है वो अनएम्प्लॉयमेंट रिमूव करने की बजाय वेज कट करने से अनएम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर देता है। तो ये थी भाई इसकी सेकंड क्रिटिसिज्म, सही बात है, गलत बात तो नहीं है। जो थर्ड क्रिटिसिज्म है वो क्या है, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट इज नॉट पॉसिबल। अभी हमने पढ़ा था जेबी के अंदर कि चीजें ना ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाती है, सरकारी इंटरफेरेंस की नीड नहीं है। बट ये कौन कहता है, से का लॉ बोलता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति अपने आप इकोनॉमी में आ जाती है, ठीक है, सरकार को इंटरफेयर करने की नीड नहीं है। लेकिन जो कीन्स है, कीन्स इस बात से डिसएग्री करता है। कीन्स ने कहा, फेमसली कहा कि इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड। कीन्स ने बोला कि भाई लॉन्ग रन का वेट कौन करेगा, तब तक तुम सारे मर जाएंगे। जेबी ने क्या कहा था कि शॉर्ट रन में, सुनना बात को ध्यान से, कि शॉर्ट रन में कुछ समय की बेरोजगारी हो सकती है, लेकिन लॉन्ग रन में क्या होगा, लॉन्ग रन में चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती। किसने कहा था ये जेबी ने कहा था। आपको याद है, नहीं याद, देखो ये रहा कि क्या कहा था, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इम्पॉसिबल होती है। क्या कहा था जेबी ने कि शॉर्ट पीरियड में कुछ अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, लेकिन लॉन्ग पीरियड में ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट हो जाता है और कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहती। लेकिन कीन्स ने क्या बोला, चल पागल, गलत बोल रहा है। कीन्स ने बोला कि भैया जेबी पागल हो गए हो क्या, हम क्या लॉन्ग रन का वेट करेंगे क्या, तब तक तो सारे मर जाएंगे, लॉन्ग रन का वेट करेंगे, क्या बोलता है। ही बिलीव दैट, कीन्स कहते हैं कि वेटिंग फॉर द इकोनॉमी टू फिक्स इटसेल्फ वॉज नॉट अ प्रैक्टिकल, कि हम इकोनॉमी का वेट करें कि कब अपने आप ठीक हो, कब अपने आप ठीक होगा, ये प्रैक्टिकल नहीं है। अगर कोई समस्या आ रही है तो उसको अगर आप अपने आप ठीक कर सकते हो तो अपने आप ठीक करो, इकोनॉमी का वेट मत करो कि वो कब करेगा। अगर आप कर सकते हो तो आप ठीक करो, ये बोलता है। इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट में विश्वास करने की बजाय कीन्स ने बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट को जो है हमें खुद ठीक करना चाहिए। कैसे, बाय इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट, कि अगर देश में बेरोजगारी है तो देश में इन्वेस्टमेंट करो, नए नए बिजनेस खोलो, नई नई फैक्ट्री खोलो एंड वहां पे लोगों को काम दो, जिससे अपने आप ही अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट का वेट मत करो, वो पता नहीं कब होगा, ठीक है। तो क्या बोलता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, इससे डिमांड बढ़ेगी, देश में प्रोडक्शन बढ़ेगा एंड जॉब का क्रिएशन होगा। तो वही बोला, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट इज नॉट पॉसिबल, थर्ड क्रिटिसिज्म। उसके बाद आता है चौथा क्रिटिसिज्म, मनी इज नॉट न्यूट्रल। जेबी ने क्या कहा था, मनी न्यूट्रल है, मनी का काम केवल क्या है, मनी का काम केवल क्या है, गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज करवाना। लेकिन जेबी कहता है कि ऐसा नहीं है कि मनी केवल एक्सचेंज करने के लिए है, मनी के बहुत सारे काम है। जेबी का लॉ कहता है कि मनी केवल एक्सचेंज करने के लिए टूल्स है, लेकिन कीन्स यहां पर भी डिसएग्री कर गए और कीन्स ने बोला कि मनी इकोनॉमी को अफेक्ट करता है, मनी केवल एक्सचेंज करने का टूल नहीं है, मनी बहुत सारे काम करता है। ही आर्ग्यूड दैट, उन्होंने बोला कि पीपल होल्ड मनी फॉर वेरियस रीजन, लोग अनेक अनेक प्रकार के लिए मनी को होल्ड करते हैं। आपने शायद मैक्रो में टॉपिक पढ़ा होगा, डिमांड फॉर मनी, कि लोग 3 पर्पस से मनी की डिमांड करते हैं। अगर नहीं पढ़ा और आपके सिलेबस में है तो उसके ऊपर लेक्चर है मेरा, जाके पढ़ लेना कि 3 पर्पस से लोग मनी की डिमांड करते हैं, ट्रांजैक्शन पर्पस, ठीक है, स्पेकुलेटिव पर्पस और प्रिकॉशनरी पर्पस, ठीक है। तो यहां बोलता है कि लोग अलग अलग पर्पस से मनी को होल्ड करते हैं। कोई मनी को होल्ड करता है फ्यूचर नीड्स के लिए, कोई मनी को होल्ड करता है अपने बिजनेस के लिए, कोई मनी को होल्ड करता है किसके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इसका मतलब है जो मनी है
वो डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है, डिमांड को प्रभावित करता है। मनी हमारी सेविंग को अफेक्ट करता है एंड मनी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को अफेक्ट करता है। आप कह रहे हो कि मनी ट्रांजैक्शन करने का टूल है, ऐसा नहीं है। ठीक है, मनी होगा तभी हम वस्तु की डिमांड कर पाएंगे, मनी होगा तभी हम उसको फ्यूचर के लिए सेव कर पाएंगे, मनी होगा तभी देश में ग्रोथ होगी। तो मनी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोनॉमी का, ये केवल ट्रांजैक्शन करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए टूल नहीं है। किसने बोला जी? कीन्स ने बोला। ठीक है, ये हो गया चौथा। फिर पांचवा क्रिटिसिज्म कीन्स ने दिया कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नीडेड, नो लेसेस फेयर, कि भैया सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक है, लेसेस फेयर इकोनॉमी कुछ नहीं होती कि आप सोचो अपने आप ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेसेस फेयर को अप्लाई नहीं करना चाहिए, सरकार का इंटरवेंशन आवश्यक होता है। क्या बोला गया है कि से का जो लॉ है वो लेसेस फेयर को सपोर्ट करता है, मतलब जहां पे डिमांड सप्लाई के माध्यम से बात होती है, जहां पे चीजों को अपने आप फिक्स कर लेते हैं। लेकिन कीन्स ने क्या बोला भाई? कीन्स डिसएग्री कर गए। कीन्स ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, लेसेस फेयर कुछ नहीं होता, सरकारी हस्तक्षेप, गवर्नमेंट इंटरवेंशन होना चाहिए। एंड स्पेशली कब? जब ग्रेट डिप्रेशन आया था। याद है आप लोगों को कि 1929 और 30 के आसपास हमारे देश में, सर हमारे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में ग्रेट डिप्रेशन आया था। और इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? यूएसए से, अमेरिका से, जो कि क्या है? एक लेसेस फेयर इकोनॉमी। यस, अमेरिका क्या है? एक लेसेस फेयर इकोनॉमी है। अमेरिका एक कैपिटलिस्ट कंट्री है। अब जेम कीन्स ने बोला कि अगर लेसेस फेयर इकोनॉमी अपने आप प्रॉब्लम को ठीक कर लेती है, तो अमेरिका में जब ग्रेट डिप्रेशन आया था तो वो अपना ठीक क्यों नहीं हुआ? जब अमेरिका में इतनी बड़ी क्राइसिस संकट आए थे 1929-30 के आसपास, तो फिर वो अपना ठीक क्यों नहीं हुए? बताओ बताओ क्यों नहीं हुए? क्योंकि चीजें अपने आप ठीक हो ही नहीं पाती, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन उसमें काफी आवश्यक बन जाता है। तो ये बोला कि स्पेशली आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन के बाद तो उन्होंने साफ साफ बोला कि नहीं नहीं नहीं, सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक है, अपने आप कुछ भी ठीक नहीं होता। तो विच प्रूव दैट कि मार्केट्स डोंट ऑलवेज सेल्फ एडजस्ट, की मार्केट अपने आप हमेशा ठीक नहीं होती। उन्होंने बोला, जेएम कीन्स ने, कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन काफी आवश्यक हो जाता है मार्केट में डिमांड सप्लाई को मैनेज करने के लिए, कि अगर कोई प्रॉब्लम है और वो अपने आप ठीक नहीं हो पा रही है तो भाई गवर्नमेंट को एंट्री लेने दो, गवर्नमेंट को चीज ठीक करने दो। कि गवर्नमेंट के पास अपनी फिस्कल पॉलिसी होती है, याद करो, सरकार की टैक्स वाली पॉलिसी और सरकार की खर्चे वाली पॉलिसी को फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। कि सरकार के पास फिस्कल पॉलिसी होती है, सरकार के पास मॉनेटरी पॉलिसी होती है, जहां पे सरकार मनी सप्लाई को और इंटरेस्ट रेट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, इन सबको यूज करती है। कि सरकार के पास फिस्कल पॉलिसी है, सरकार के पास मॉनेटरी पॉलिसी है, सरकार इनका यूज करके इकोनॉमिक क्राइसिस को दूर कर सकती है एंड देश में बेरोजगारी को भी रिड्यूस कर सकती है। तो सरकारी हस्तक्षेप होना चाहिए, कुछ भी अपने आप नहीं होता। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट जो हमारे जेम कीन्स ने बोला, इनकम ब्रिंग्स इक्वालिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। यस, जेबी से ने कहा था सेविंग और इन्वेस्टमेंट में इक्वालिटी, रेट ऑफ इंटरेस्ट लाता है। जेबी से ने क्या कहा था कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट में इक्वालिटी कौन लाता है जी? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये वाली कहानी आपको याद होगी कि सेविंग बढ़ी तो लोग बैंक में ज्यादा जमा पैसा किया, फिर क्या हुआ? बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम किया, लोन दिया, लोगों ने लोन लिया, इन्वेस्टमेंट करी, सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर। ये वाली कहानी याद है ना? अब ये बोलते हैं जेएम कीन्स की नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है सेविंग और इन्वेस्टमेंट को इक्वल नहीं लेके आता। जेएम कीन्स कहते हैं, जेएम कीन्स कहते हैं कि कीन्स ने डिसएग्री कर दिया क्लासिकल इकोनॉमिक्स का आइडिया। उन्होंने क्या कहा था? जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एक बैलेंस लेके आता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच। जेएम कीन्स ने बोला नहीं, उन्होंने आर्ग्यू करा और बोला कि इनकम में होने वाला चेंज एक बड़ा रोल निभाता है, कि अगर इनकम में चेंज होगा तो वही सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच एक बैलेंस लेके आएगा, इक्वालिटी लेके आएगा। उन्होंने बोला कि सबको पता है जब इनकम बढ़ती है तो लोग सेविंग ज्यादा करते हैं, और जब इनकम कम होती है तो लोग सेविंग क्या करते हैं जी? कम करते हैं। इनकम इंक्रीज, पीपल सेव मोर। ठीक है, अब जब इनकम बढ़ेगी लोग सेव ज्यादा करेंगे तो लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, इनकम कम, सेविंग कम, लोग इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि इनकम से सेविंग और इन्वेस्टमेंट अफेक्ट होते हैं, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को इनकम बराबर लेके आता है। समझ में आ गया? ना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ही बोला कि बिजनेस इन्वेस्ट ज्यादा करेगा जिससे इकोनॉमी जो है
वापस से स्टेबल हो जाएगी, सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर आ जाएगा, बट विद द हेल्प ऑफ इनकम, नॉट विद द हेल्प ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। और आखिरी क्रिटिसिज्म कहता है सप्लाई डजंट ऑलवेज क्रिएट डिमांड। ये जो जेबी की सबसे फर्स्ट लाइन थी, क्या लाइन थी, ये तो थी कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, और लास्ट पॉइंट उन्होंने वही बोला कि नहीं जी, सप्लाई हमेशा अपनी डिमांड क्रिएट नहीं करता, सप्लाई डजंट नॉट ऑलवेज क्रिएट डिमांड। बहुत बड़ी लाइन बोल दी, किसने, जेम्स कीन्स ने। भाई से का लॉ एज्यूम करता है कि अगर आप ज्यादा प्रोड्यूस करोगे तो इससे ऑटोमेटिकली देश में जो है डिमांड क्रिएट होगी। हमने कहा था कि आप प्रोडक्शन करो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, डिमांड सप्लाई करो, डिमांड अपने आप क्रिएट होगी, जेबी ने कहा था। लेकिन जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, जेम्स कीन्स की इकोनॉमिक्स, जेम्स कीन्स की दुनिया, तो जेम्स कीन्स की दुनिया कहती है डिमांड डजंट ऑलवेज इंक्रीज एज फास्ट एज प्रोडक्शन, कि ऐसा नहीं है कि जैसे आप प्रोडक्शन करते जा रहे हो डिमांड वैसे वैसे बढ़ रही है। आज बनाए 200 तो आज डिमांड हो गई 200, कल बनाए 500 कल डिमांड हो गई 500, ऐसा नहीं होता। जिस स्पीड से प्रोडक्शन बढ़ता है उस स्पीड से डिमांड नहीं बढ़ती। ऐसा नहीं होता कि आज जितना आप बनाओगे लोग उतनी डिमांड कर लेंगे आज ही, ऐसा नहीं होता कि डिमांड डजंट ऑलवेज इंक्रीज एज फास्ट एज प्रोडक्शन। कभी कभार क्या होता है, जो बिजनेस होता है प्रोड्यूस मोर, वो ज्यादा प्रोडक्शन करता है, वस्तु ज्यादा बनाता है, लेकिन जो पीपल है वो उसको थोड़ा कम चाहते हैं खरीदना। लिखा है ना कि कभी कभार बिजनेस प्रोड्यूस मोर देन पीपल वांट टू बाय, जितना लोग खरीदना चाहते हैं बिजनेस कभी कभार उससे अधिक सप्लाई कर देता है, उससे ज्यादा प्रोडक्शन कर देता है, जिसकी वजह से उसकी कुछ वस्तुएं अनसोल्ड रह जाती है और इकोनॉमिक स्लोडाउन, मतलब देश में फिर समस्या आ जाती है। उसकी वस्तु नहीं अनसोल्ड हो पा रही, सॉरी सोल्ड नहीं हो पा रही, कुछ वस्तु अनसोल्ड रह गई क्योंकि उसने माल बनाया ज्यादा, उसकी डिमांड हुई कम। एक तो ये हो गया। अच्छा ये भी तो होता है कि देश में माल तो बन रहा है लेकिन मेरे को तो वस्तु पसंद है बाहर वाली, मैं तो बाहर से वस्तु चाहता हूं इंपोर्ट करना, मैं तो बाहर से चाहता हूं माल खरीदना। तो ये वाला पॉइंट में तो आता है कि पीपल डोंट ओनली बाय लोकली प्रोड्यूस गुड्स। ऐसा नहीं है ना कि देश में 500 बने तो मैं देश का सामान खरीदूं। अरे भाई 400 लोगों ने सामान देश का ले लिया और 100 का सामान बाहर से इंपोर्ट कर लिया, तो देश में तो 500 का बना, लोगों ने देश में केवल 400 परचेज किया, तो 100 का सामान तो देश में अनसोल्ड रह गया ना, क्योंकि हमने बाहर से मंगा लिया। तो वो यहां बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि आप जितनी सप्लाई करोगे आपकी डिमांड ऑलवेज उतनी हो जाएगी। कभी कभार हम ज्यादा बना लेते हैं, डिमांड कम होती है, या फिर कभी कभार देश का बंदा बाहर से भी माल जो है मंगा के खरीद लेता है। ठीक है, दे में प्रिफर इंपोर्टेड प्रोडक्ट, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से सप्लाई और डिमांड के बीच एक लिंक नहीं बन पाता, वो लिंक वीक रह जाता है और फिर सप्लाई डिमांड के बराबर नहीं आ पाती। तो सप्लाई हमेशा अपनी डिमांड क्रिएट नहीं करती। ये था उसकी आखिरी क्रिटिसिज्म। अब आप एक बात नोट करना, हमने जो जो इंप्लीकेशन पढ़ी थी, 7 पढ़ी थी, उन सातों को क्रिटिसाइज किया है किसने, जेएम कीन्स ने। तो जेएम कीन्स ने जेबी की हर एक बात को क्रिटिसाइज किया। क्या क्रिटिसाइज किया, आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ा दिया, इंप्लीकेशन मैंने पढ़ा दी, आप देख सकते हैं मैंने अच्छे खासे शब्दों में लिख के पढ़ाया है, ताकि पेपर अगर आपका डिस्क्रिप्टिव है, लिखने वाला है, तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हो चुका है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उस वीडियो को शेयर करना, ठीक है, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, एंड हो सके तो कमेंट भी कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।